आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग अब भारत को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में बांट दिया है और प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने के बाद हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो दक्षिण का पठार है। यह दक्षिण का पठार दरअसल हम लोग पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दक्षिण का पठार कहने का तात्पर्य हो गया कि अब हम लोग इस क्षेत्र का पूरा अध्ययन करेंगे और चूंकि भारत को प्राकृतिक विभाग में बांटना है और हम लोगों ने पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र को देख लिया है, तो इस पूरे पठारी क्षेत्र को भी देखेंगे। तो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इतना बड़ा पठार है कि इस पठार पे भी पठार मिलते हैं और इस पठार पे भी पर्वतों की स्थिति बन जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे मुख्य विशेषता हो जाती है कि बहुत विशालकाय क्षेत्र में विस्तृत है। और जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जो हिमालय है वो नवीन पर्वतमाला है, विशाल जो मैदान है वो नवीनतम भौतिक प्रदेश है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग है, सबसे कठोर भूभाग है, सबसे स्थिर भूभाग है ना। तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला प्रायद्वीपीय भारत का विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है, जिसका निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडी होने वाली चट्टानों से बना है, यानी कि आर्किन क्रम की चट्टानों से बना है, यानी कि ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट प्रकार की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और यही कारण है कि प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित होने के कारण यहाँ पे खनिज पदार्थों की बहुलता है। और साथ ही ये टेक्टोनिक एंगल से देखें तो यहाँ पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स नहीं होते हैं, विवर्तनिक की हलचल यहाँ पे नहीं होती है। इस कारण से यह क्षेत्र शांत है, यहाँ पे भूकंप वगैरह न के बराबर आते हैं। कुछ अपवाद को छोड़ दें तो यहाँ भूकंपीय गतिविधि नहीं होती है। यह दरअसल स्थिर भूभाग है। तो इसका जो पूरा का पूरा जो विस्तार है वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह विस्तृत है। उसके बाद देखें तो ये जो पठार है वो अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे पठारों में डिवाइड होता दिखाई देगा। अलग अलग इसी पठार पे छोटे छोटे पठार स्थित हैं और अलग अलग पर्वत भी हो जाते हैं। यहाँ पे कोई और पर्वत है, इधर में कोई और पर्वत है, ये पूरा पर्वत है, इधर भी पर्वत है। तो यह ऐसा भूभाग है, यानी कि यह ऐसा पठारी क्षेत्र है जिसमें छोटे छोटे पठार और पर्वतों की भी उपस्थिति है। तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका विस्तार है। तो पहले हम लोग पर्वतों से देख लेते हैं या फिर पठारों से। तो पहले हम लोग देखें, कुछ और लाइन जो लिखी है वो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं मैं कि लंबे समय तक भूगर्भिक क्रियाओं के कारण इसकी चट्टानें अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। कहने का मतलब ग्रेनाइट नीस में, नीस सिस्ट में बदल चुका है। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देगा, अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। इस क्षेत्र की चट्टानें अत्यंत कठोर है, भूकंपीय दृष्टि से शांत है, यहाँ भूकंप प्रायः न के बराबर आते हैं। अपवाद के लिए लातूर, कोयना वगैरह आ चुका है। अब इस पठार की जो उत्तरी सीमा है, एक तरफ अरावली बना देगी, छोटा नागपुर राजमहल की पहाड़ी बनाती है, और एक तरफ मेघालय शिलोंग की पहाड़ी भी बना देती है। तो उत्तर में यह बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि राजस्थान मरुस्थल के गर्भ में भी प्रायद्वीपीय पठार या पठारी संरचना की विशेषताएं दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पर और कौन कौन से प्रमुख पठार है। तो छोटा मोटा हम लोग एक मैप क्रिएट करके देखेंगे। मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, दंडकारण्य, दक्कन, मेघालय और कर्नाटक का पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर भी छोटे छोटे पठारों की उपस्थिति है, जिसको हम लोगों ने मेवाड़ के पठार के रूप में देखा है। अभी देखने वाले हैं इस क्लास में, लेकिन पहले इसका डिवीजन किया जा चुका है। मालवा का पठार आप लोगों ने कई बार सुना होगा नाम, पीटी में याद भी किया होगा। बुंदेलखंड का, बघेलखंड का, छोटा नागपुर का, दंडकारण्य, दक्कन, मेघालय। तो यानी कि पूरा का पूरा ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इस पर भी छोटे छोटे पठार हैं। इसके बारे में हम लोग अभी अध्ययन करने वाले हैं। तो अगर मेवाड़ का पठार कहते हैं तो मेवाड़ का जो पठार है वो आप लोगों ने नाम सुना होगा अरावली का। तो अरावली के पूरब में, यानी कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मेवाड़ प्लेटू दिखाई देगा। इसको आप लोग मैप में देख लें तो कहाँ पे है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में, यानी कि अरावली के पूरब में देखें तो मेवाड़ का पठार दिखाई देगा। यह मेवाड़ का पठार कहाँ पे लोकेटेड है, तो अरावली के पूरब में इसका लोकेशन है और इसी पे बनास नदी बहती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। तो मेवाड़ के पठार को भी आप याद कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा है मालवा का पठार, यहाँ पे देखें तो मेवाड़ के पठार के पूरब में ये जो है वो मालवा का पठार है। अगर आप लोग इसके पॉलिटिकल मैप को देखेंगे तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग दिखाई देगा। तो मालवा का पठार बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो प्रायद्वीपीय पठार के सबसे उत्तरी भाग में अगर देखें तो मालवा का पठार है, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा का पठार उपस्थित है। और मालवा का जो पठार है वो कैसी चट्टानों से बना है, तो मालवा का पठार बैसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है।
तो बैसाल्टिक चट्टानों के होने से, निर्मित होने से यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो काली मिट्टी मिलेगी, क्योंकि बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो मारवा, मेवाड़ के पठार के बाद मालवा का पठार है। इसका लोकेशन मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में है। और मालवा का पठार बैसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, इसी कारण से इस पे काली मिट्टी मिलती है। एक सवाल पूछा गया यूपीएससी में कि मालवा के पठार पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि यह बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। मालवा के पठार की मुख्य विशेषता अब हो गई कि अगर ये काली मिट्टी से है तो इसका मतलब कि यहाँ पे वही चीज खेती होगी, यानी कि एमपी में देखा जाए तो यहाँ पे मूंगफली, यहाँ पे सोयाबीन इत्यादि जो फसल है बहुत ज़्यादा पैदावार ली जाती है। और भारत का प्रमुख सोया क्षेत्र इसको कहते हैं, यानी कि मालवा का जो पठार है वो सोयाबीन की खेती के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। तो ये पूरा का पूरा सोयाबीन बेल्ट के रूप में आप लोग इसको याद रखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रमुख जो पठार है वो बुंदेलखंड है। आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान का ये हिस्सा और यूपी का। तो बुंदेलखंड दरअसल आग्नेय प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, कि ग्रेनाइट, नीस से इत्यादि चट्टानों से निर्मित है। और बुंदेलखंड दरअसल बुंदेलखंड नीस के लिए ज़्यादा फेमस है। और इस पे दरअसल जो चंबल और उसकी सहायक नदियां हैं वो बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण कर दी हैं। बैडलैंड टोपोग्राफी हम लोग कहते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं गली इरोजन के बारे में। गली इरोजन, जिसको हिंदी में अवनालिका अपर्दन कहते हैं, यानी कि नदी जब बहती है तो अपने अपर्दन की वजह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देती है। तो बीहड़ इसी को कहते हैं। उत्खात भूमि, यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि बहुत ज़्यादा है। और वो कैसे बनी है? वो नदियों के अपर्दन, यानी कि चंबल और उसकी सहायक नदियों के अपर्दन की वजह से ही बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो बड़े बड़े बीहड़ का क्षेत्र भी हमें दिखाई देता है। इसके बाद बघेलखंड को देखें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पास इसका विस्तार है। और बुंदेलखंड के एक भाग में देखा जाए तो आर्कियन चट्टानों की प्रधानता, और एक भाग में देखा जाए तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे बघेलखंड में क्या है कि सोन नदी इसी पठार से होकर के प्रवाहित होती है। तो ये भी सवाल पूछा सकता है कि सोन किस पठारी क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है? तो बघेलखंड को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद छोटा नागपुर का जो पठार है, तो छोटा नागपुर का भी जो पठार है वो अत्यंत प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित पठार है, यानी कि ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट से निर्मित ये पठार है, जो खनिजों के लिए बहुत ज़्यादा विख्यात है। और ये कहाँ पे है? तो ये विस्तृत है पूरा का पूरा झारखंड देख लें। और इसके अलग अलग लोकेशन देखा जाए तो एक तरफ आपको थोड़ा सा पूर्वी हिस्सा बंगाल में भी दिखाई दे देगा, छत्तीसगढ़ में भी आपको दिखाई देगा, लेकिन मुख्यतः छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है वो झारखंड में विस्तृत है। और ये प्राचीनतम चट्टानों से ही, यानी कि ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट से ही निर्मित है। उसके बाद शिलोंग का पठार है। शिलोंग का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और ये यहाँ पे प्राचीनतम चट्टानें ग्रेनाइट या आग्नेय चट्टानों की यहाँ पे प्रधानता है। इसके बाद हम देखें तो दक्कन प्लेटू। तो दक्कन प्लेटू जो है वो आपको महाराष्ट्र में और उत्तरी कर्नाटक में, एक तरफ तेलंगाना का भी दिखाई देगा। दक्कन प्लेटू वैसे 8 राज्यों में विस्तृत आपको दिखाई देगी, लेकिन इसका जो मुख्य भाग है वो महाराष्ट्र में दिखाई देगा, लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। तो दक्कन प्लेटू का निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण दरारी उद्भेदन से निकलने वाले लावा से, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैग्मा का उद्गार हुआ है और नीचे से बैसाल्टिक मैग्मा निकला और फैल गया, और इस कारण से इस प्लेटू का निर्माण हुआ है। तो दक्कन का पठार, इसका लोकेशन आप लोग याद रखेंगे, महाराष्ट्र में, उत्तरी कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, एक तरफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में इसका विस्तार है। और यहाँ पे क्या है? दरारी उद्भेदन के कारण निकलने वाले मैग्मा से इस प्लेटू का निर्माण हुआ है। और चूंकि मैग्मा निकल रहा है, बैसाल्टिक चट्टानों का निर्माण कर रहा है, तो इसका मतलब इसके टूटने फूटने से काली मिट्टी बनेगी। और इस कारण से पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी की फसल वाले, प्रधानता वाले क्षेत्र से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे मूंगफली होगा, है ना, यहाँ पे गेहूँ भी हो सकता है, यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। तो दक्कन प्लेटू की जो मुख्य फसल है वो बेसिकली देखा जाए तो मूंगफली है, कपास इत्यादि हो जाती है। इसके बाद दंडकारण्य है। तो दंडकारण्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण वाले जो हिस्सा है उसमें विस्तृत है। और यहाँ पे भी कठोर जो चट्टानें हैं, खास करके जो बलुआ पत्थर है या फिर ग्रेनाइटिक प्रकार की जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा विस्तृत है। ठीक वैसे ही तेलंगाना और कर्नाटक का भी पठार है, इन्हीं सब चट्टानों की विशेषता के कारण ही। लेकिन जो सवाल पूछे जाएंगे आप लोगों से खास करके यूपीएससी में, तो मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, दक्कन, दंडकारण्य, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। जो भी पॉइंट मैंने बताया है, खास करके चट्टानों की विशेषता और कृषि की, यहाँ पे कौन सी फसल उगाई जाती है,
इस लिहाज से पठारों की भारत में इन पठारों की भारत में बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, या फिर इसकी जो विशेषता है वो पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। वैसे पठार पे अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी आपको ये पता रहेगा तो आप इसको अच्छे से लिख डालेंगे। अगर नाम भी पता रहेगा तो एक एक दो लाइन लोकेशन, चट्टानों की विशेषता और इसकी फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस देकर के आप बहुत अच्छे से इसका आंसर शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। इसके बाद देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार पे कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं। तो सबसे मुख्य पर्वत है, विश्व का प्राचीनतम पर्वत भारत में पाया जाता है, इसका नाम है अरावली पर्वत। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रमुख पर्वत अरावली है। इसके बाद भी पर्वत है जैसे कि विंध्यन श्रेणी हो गया, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत आप लोगों ने देखा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो ये तमाम पर्वत है जो प्रायद्वीपीय पठार पे स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग अरावली को देख लेते हैं। और अरावली क्या है, दुनिया का सबसे प्राचीनतम पठारों में से पर्वतों में से एक है। तो अरावली पर्वत क्या है, विश्व का प्राचीनतम फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है। गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की ये लंबाई में विस्तृत है। और यहाँ पे क्या है, प्राचीनतम जो क्वार्ट्ज ये चट्टाने हैं या जो ग्रेनाइट, इसको हम लोग आग्नेय चट्टान कहेंगे। तो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट की यहाँ पे ज़्यादा प्रधानता है। और यहाँ पे खनिज जैसे दिखाई देंगे, तांबा, जस्ता, शीशा, अब्रक, एस्बेस्टस इत्यादि अधिक खनिज पाए जाते हैं। इस पर्वत के पश्चिमी ढाल से लूनी नदी और पूर्वी ढाल से बनास नदी निकलती है। तो अरावली में क्या पॉइंट आप लोग को याद रखना है, बेसिकली पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है कि अरावली कहाँ पे स्थित है। तो यह क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। और प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग में यानी कि उत्तर पश्चिम भाग में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। गुजरात से दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। अरावली पर्वत विश्व का प्राचीनतम पर्वत में से एक है, यानी कि यह क्या है, दुनिया के प्राचीनतम पर्वतों में इसकी गिनती की जाती है। और इसी कारण है कि इसका अवशिष्ट भाग ही बचा है, इसी कारण से इसको घर्षित पर्वत भी कहते हैं या अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत के रूप में हम लोग अरावली को देखते हैं। जैसे हिमालय क्या है, तो हिमालय दुनिया का सबसे नवीन पर्वत है जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन यही क्या है, ये घर्षित पर्वत है, रेसिडुअल पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। इसके बाद अरावली की जो तीसरी प्रमुख विशेषता होगी कि इसमें आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है, क्वार्ट्ज चट्टानों की प्रधानता है, ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट के रूप में यहाँ पे चट्टानें दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद अरावली की जो सर्वोच्च शिखर है वो इसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च शिखर है जिसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। तो अरावली की इस विशेषता को भी पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखेंगे। अरावली के एक तरफ देखा जाए तो बनास नदी है, जब अभी मैंने आपको मालवा के पठार के समय में बताया भी है, और एक तरफ से लूनी नदी भी प्रवाहित होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मोटा मोटी हम लोगों ने अरावली को देख लिया कि अवशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल पर्वत है, जो विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। गुजरात से दिल्ली तक इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। इस पर्वत में क्वार्ट्ज चट्टानों की प्रधानता है, तांबा, जस्ता, शीशा, अब्रक, एस्बेस्टस इत्यादि खनिज अधिक पाए जाते हैं। इस पर्वत के पश्चिमी ढाल से लूनी, पूर्वी ढाल से बनास निकलते हैं। इसके बाद दूसरा प्रमुख पर्वत हम लोग देखें तो ये अरावली आपको विस्तृत दिखाई देगा, अरावली का ये हिस्सा है। अब हम लोग विंध्य पर्वत को देख लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग विंध्य पर्वत कहते हैं तो विंध्य पर्वत वो पर्वत है तो मध्य भारत में स्थित है, यानी कि इसके एक तरफ उत्तर भारत है और एक तरफ दक्षिण भारत है। तो भारत को दो भागों में बांटने वाला जो पर्वत है वो विंध्य पर्वत है। तो विंध्य पर्वत क्या है, यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत है। अब अभी मैंने आपको संरचना वाले क्लास में ये बताया था कि कुडप्पा चट्टानों के बाद विंध्य क्रम की चट्टानें आई हैं, और विंध्य क्रम की चट्टानें कहाँ दिखती हैं, तो विंध्यन पर्वत में ही दिखती हैं। तो इस पर्वत का निर्माण विंध्य युग की प्राचीनतम परतदार चट्टानों से हुआ है। विंध्य वाले टॉपिक मैंने आपको बताया भी था कि इस प्रकार की जो चट्टानें बनती हैं वो नदियों की बेसिन में बनती हैं, और इसी कारण से विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इत्यादि में। तो इस पर्वत का निर्माण विंध्य युग की प्राचीनतम चट्टानों से, जो सेडिमेंट्री रॉक से, उससे हुआ है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। औसत ऊंचाई लगभग 700 से 1200 मीटर है। पूरब से पश्चिम की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ की पहाड़ियों के रूप में गुजरात से लेकर के बिहार तक विस्तृत है। तो जो बिहार का दक्षिण पश्चिम भाग है वो क्या है, विंध्य क्रम की चट्टानों से निर्मित है, यानी कि यहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की बहुतायत है। यही कारण है कि बिहार में सीमेंट इंडस्ट्री का विकास इसी क्षेत्र में हुआ है।
तो विंध्य पर्वत के बारे में कुछ मोटा मोटी पॉइंट याद रखेंगे कि विंध्य पर्वत वो पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करनी है, तो विंध्य पर्वत वो पर्वत है जो भारत के बीचों बीच स्थित है, यानी कि विंध्य पर्वत वैसा पर्वत है जो मध्य भारत में स्थित है और यह पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। यह जो पर्वत है वो विंध्य क्रम की चट्टानों से निर्मित, यानी कि चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इत्यादि से निर्मित है। इस पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो 700 से 1200 मीटर की ऊंचाई है। और इसके अलावा हम लोग देखें तो बिहार का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वो विंध्य क्रम की चट्टानों से निर्मित है। वैसे इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर के बिहार तक ही है। इसके अलावा लाल बलुआ पत्थर कहने का मतलब ये हो गया कि इमारती संरचना इसी पर्वत की चट्टानों से बनी हुई है। जैसे हम लोग जामा मस्जिद देखते हैं, जैसे हम लोग लाल किला देखते हैं, तो लाल बलुआ पत्थर से ही ये इमारतें बनाई हैं। यानी कि भारत में भवन निर्माण के लिए अगर किसी चट्टानों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है तो विंध्य क्रम के लाल बलुआ पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया है। तो विंध्य युग की प्राचीनतम चट्टानों का भी आप लोग नाम याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सतपुड़ा को। तो सतपुड़ा जो है भारत में एक पर्वत है जो विंध्य पर्वत के दक्षिण में इसका विस्तार है। लेकिन सतपुड़ा बना है, एक तरफ आप ध्यान रखेंगे चूंकि पहले समतल भूमि था तो इसमें दो जगह पर दरार उत्पन्न हो गए, एक इधर दरार उत्पन्न हुआ, एक इधर दरार उत्पन्न हुआ है। तो चूंकि प्लेट विवर्तनिकी कहती है कि प्लेटें आपस में गतिशील है, एक दूसरे को धक्का भी देती हैं, एक दूसरे से अलग भी होती हैं। तो दो दरार उत्पन्न हुआ, इधर से धक्का लगा और इधर से धक्का लगा, तो बीच का भाग क्या है, ऊपर चला गया। जब धक्का लगा तो बीच का भाग क्या हुआ, ऊपर चला गया। और जब ऊपर चला गया तो यह पर्वत क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के नाम से जाना गया। तो सतपुड़ा क्या है, एक ब्लॉक पर्वत है जो दो दरार क्षेत्रों के बीच में स्थित भूमि के ऊपर उठने से हुआ है। और यही वजह है कि सतपुड़ा के उत्तर में आप देखें तो इसी दरार में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और सतपुड़ा के दक्षिण में देखें तो इसी दरार में आज ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। तो सतपुड़ा भारत का ब्लॉक पर्वत है और ब्लॉक कहने का मतलब दो दरार घाटी के बीच का उठा हुआ भाग है, पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत क्या है, उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और इस पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। तो सतपुड़ा को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और इसके बारे में ध्यान रखेंगे। उत्तर और दक्षिण में क्रम से नर्मदा ताप्ती की दरार घाटियां हैं, ग्रेनाइट और बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर के महादेव मैकाल पहाड़ी के रूप में छोटा नागपुर तक इसका विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो लगभग 1350 मीटर ऊंचा है, महादेव पर्वत पर है। पंचमढ़ी भी इसी महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग सतपुड़ा श्रेणी की बात करते हैं तो राजपीपला से पहाड़ शुरू होकर के एक तरफ जाएं तो महादेव भी है और एक तरफ मैकाल है। राजपीपला, महादेव, मैकाल, और इसी मैकाल पे अमरकंटक है जहाँ से सोन नदी निकलती है। महादेव पे धूपगढ़ स्थित है जो सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी है, लगभग 1350 मीटर इसकी ऊंचाई बताई गई है। तो इसी सब पॉइंट को याद रखना है। तो सतपुड़ा पर्वत में पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या देखा, तो सतपुड़ा क्या है, एक प्रकार का, हाँ अब सतपुड़ा का आप लोग लोकेशन ध्यान रखेंगे, ये आपको मध्य यानी कि विंध्य पर्वत के दक्षिण में सतपुड़ा का विस्तार दिखाई देगा। तो सतपुड़ा की पहली बात ये होगी कि सतपुड़ा पर्वत भारत का ब्लॉक पर्वत है, इसमें ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की प्रधानता है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी और दक्षिण भाग में ताप्ती नदियां प्रवाहित होती है। सतपुड़ा का जो विस्तार है पश्चिम में राजपीपला से होकर के महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में इसका विस्तार हुआ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर है, और जो मैकाल है उस मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यहाँ से सोन और नर्मदा जैसी नदियाँ निकलती हैं। तो सोन, नर्मदा और जोहिला जैसी नदी इसी अमरकंटक से निकलती है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो मुख्यतः जो प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से वो यही पूछा जाएगा कि सतपुड़ा भारत का कौन सा पर्वत है या प्रकार है, या भारत का कौन सा ब्लॉक पर्वत है। तो सतपुड़ा स्थित है, ग्रेनाइट बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर के महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर तक विस्तृत है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। पंचमढ़ी भी महादेव पर्वत पर स्थित है। मैकाल पंचमढ़ी कहने का मतलब इस क्षेत्र का एकमात्र हिल स्टेशन है जो पंचमढ़ी के रूप में जाना जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर्यटन करने के लिए भी जाते हैं। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है जहाँ से सोन, नर्मदा और सोन की ही सहायक नदी जोहिला है वो यहाँ से निकलती है। तो सतपुड़ा को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के रूप में भी हम लोग अगला पर्वत देखने वाले हैं। तो पश्चिमी घाट पर्वत की बात अगर की जाए
तो ताप्ती नदी की मुहाना से लेकर के कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। तो यहाँ पे आपको एक नदी दिख रही होगी नर्मदा, यहाँ पे ताप्ती, तो अप्रोक्स आप ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट का विस्तार भारत के पश्चिमी तट पर ही लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट पर्वत की जो एक और पूर्वी घाट की जो शाखा है वो आपस में नीलगिरी के पास मिल जाते हैं और इसका विस्तार दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी के रूप में भी है। इस बात को भी आप याद रखें। पश्चिमी घाट पर्वत को दक्षिण भारत में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्वानों ने ऐसा कहा है कि यह पर्वत नहीं है बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का कगार वाला हिस्सा, यानी कि यहाँ से एक भूमि टूटी है और अफ्रीका की तरफ बह गई है। यही कारण से ये वाला जो भाग है वो कगार खड़ी ढाल के रूप में दिखाई देता है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का मत है कि यह कोई वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का एक कगार है, खड़ा ढाल है, लेकिन यह पर्वत के रूप में ही दिखाई देता है। तो इसके बारे में अन्य कुछ पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। ताप्ती के मुहाना से कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इस पर्वत के उत्तरी भाग में मैग्मा के नीचे, चूंकि जो दक्कन वाला इलाका है वहाँ पर दरारी उद्भेदन के कारण जो है वो मैग्मा का निक्षेप हुआ है। इसी कारण से उत्तरी भाग में बैसाल्टिक चट्टान पाया जाएगा और दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावे पश्चिमी घाट पर्वत में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा, ये 4 पास मिलेंगे, 4 दर्रे मिलेंगे। तो थाल घाट सबसे उत्तर में है। थाल घाट क्या है? सबसे उत्तर में है। भोर घाट, पाल घाट और सिनकोटा, ये 4 दर्रा मिलता है। इस बात को भी आप लोग याद रखें। सवाल बहुत टिपिकली पूछा जाएगा और कई बार मार्ग के रूप में पूछा था। जैसे मुंबई से नासिक किस मार्ग से जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि मुंबई से नासिक जो है वो थाल घाट के माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन जो नज़दीक वाला दूरी रहेगा वही पूछा जाएगा। अदरवाइज जा तो हम लोग किसी भी तरीके से जा सकते हैं। क्या नासिक जाने के लिए हम लोग थाल घाट से ऊपर जाएंगे? हम लोग ऐसे भी तो जा सकते हैं, सड़क तो सब जगह बन गया है। लेकिन सवाल पूछने का मतलब ये होगा कि उस पार्टिकुलर दर्रे का इस्तेमाल करके जो नज़दीकी वाली दूरी है वो कैसे तय की जाएगी, तो इसी दर्रे से हुआ जाएगा। तो थाल घाट क्या है? मुंबई से नासिक हम लोग जाना होगा तो थाल घाट को पकड़ेंगे। अगर मुंबई से पुणे जाना होगा तो भोर घाट को पकड़ लेंगे, ठीक है। अगर त्रिवेंद्रम से मदुरई जाना होगा तो फिर हम लोग सिनकोटा से पकड़ लेंगे, और अगर बेंगलुरु जाना होगा तो हम लोग पाल घाट पकड़ लेंगे, है ना। तो इसी तरीके से आप लोग 4 इन दर्रों को याद रखेंगे। इसके अलावे देखा जाए तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अनाईमुडी है। और यह किस पर्वत पर है? अन्नामलाई की ही पर्वत पे है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 2695 मीटर बताया गया है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, और यह चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो अनाईमुडी बताएंगे जो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। इसके अलावे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पे नीलगिरी पर्वत का विस्तार है। इसी को हम लोग नीलगिरी, यानी कि जो गांठ बनता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन को हम लोग गांठ के रूप में देखते हैं। एक यहाँ पे क्या है? गांठ बन जाता है, और इसी गांठ का नाम नीलगिरी है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम दोदा बेटा है, दोदा बेटा। और नीलगिरी पर्वत पे ही एक हिल स्टेशन है जो बहुत लोकप्रिय है जिसका नाम ऊटी या उटक मंडलम है। तो ऊटी कहाँ पे है? ऊटी नीलगिरी पर्वत पे ही है। तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ये पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में मैंने पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। इसके बाद हम लोग पूर्वी घाट को देख लेते हैं। तो पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो सतत नहीं है, वो कंटिन्यूअसली नहीं है, बल्कि बीच बीच में टूटा फूटा है। यही कारण है कि आप लोग इसको अलग अलग नाम से भी जानते होंगे, नल्ला मलाई इत्यादि के नाम से, पापा घनी इत्यादि, चियार। तो पूर्वी घाट का क्या है कि इसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है। भारत के पूर्वी तट के पास स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्वी भाग, मतलब उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार है, लेकिन अविच्छिन्न है, ये लगातार नहीं है, टूटा फूटा हुआ है। उसके बाद पूर्वी घाट को देखिए आप लोग। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर भी हम लोग नीलगिरी को देख लिया है, और ये अन्नामलाई या अनाईमुडी यहीं पे दिखाई देगा। और उसके बाद इसका दक्षिणी विस्तार कार्डामम या फिर इलायची पहाड़ी के रूप में विस्तार दिखाई देगा। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं, इस मिलन बिंदु को हम लोग नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी का जो दक्षिण वाला भाग है वो अन्नामलाई पहाड़ी के रूप में है, और इसके भी जो दक्षिण का भाग है वो हम लोग इलायची पहाड़ी के रूप में जानते हैं, इलायची पहाड़ी के रूप में जानते हैं, या पर्वत भी कह सकते हैं।
पूर्वी घाट की कुछ विशेषता जो है वो भौगोलिक स्थिति और विस्तार पूर्वी घाट का है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक इत्यादि राज्यों में फैला हुआ है। बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलता है और पश्चिमी घाट की तुलना में यह कम ऊंचा है। इस पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है इसको हम लोग अराकू या विशाखापट्टनम चोटी भी कहते हैं, जो लगभग 1680 मीटर लंबा है, ऊंचा है। और पूर्वी घाट में कोयला, बॉक्साइट, लौह अयस्क जैसे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम में 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको हम लोग अराकू भी वहाँ के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। यहाँ की नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस पर्वत को काट भी देती हैं। तो ये नदी निकलती कहाँ से है? ये नदी निकलती है पश्चिमी घाट से और बहेगी किधर में? पूर्वी घाट को काटते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इन नदियों के कारण क्या हुआ है? इन नदियों के कारण पूर्वी घाट कट फट गया है, पूर्वी घाट कट फट गया है। इसी कारण से वो लगातार नहीं है पश्चिमी घाट की तरह। अब आ जाते हैं हम लोग तटवर्ती मैदान पे।